हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे जो कल हमने टॉपिक लिया था एक प्रस्तावना का, उसी प्रस्तावना को आज हम क्या करेंगे, जो बीच में हमारा बचा हुआ था उसको आगे बढ़ाएंगे और साथ में जो क्वेश्चंस इस पे पूछे जाते हैं, काफ़ी क्वेश्चंस थे जिन पर कल हम चर्चा नहीं कर पाए, तो उन पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारा जो मेन था वो हमने लिखा भी था, इसमें कुछ बिंदु देखे भी थे, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम देखें तो उसमें ऐसा है कि क्वेश्चन जो है उसमें से कहाँ से उठाया जा रहा है और उसका कहाँ से हमें लिंक करना है। तो ये चीज़ें आज मैंने प्रस्तावना पूरी कंप्लीट आपके सामने लिख दी है और उसमें से हमें देखना है कि कौन कौन सी चीज़ों पे फोकस करना है। हाँ, एक चीज़ ये भी है कि हमारी जो प्रस्तावना है क्या ये मौलिक ही है या फिर इसमें कुछ संशोधन कर दिए गए हैं, तो इस चीज़ पर भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले है हमारी प्रस्तावना, और इस प्रस्तावना में क्या है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म व उपासना की स्वतंत्रता, साथ ही अवसर व प्रतिष्ठा की समानता और उसके समस्त नागरिकों की गरिमा, राष्ट्र की एकता तथा अखंडता और बंधुत्व की भावना का विकास करने के लिए हमने 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित कर लिया है। तो हमारा यही है कि जो हमने प्रस्तावना पढ़ी है, इस प्रस्तावना में सबसे पहले तो हम यही क्वेश्चन देखेंगे कि हमारी प्रस्तावना में भारत शब्द जो है वो कितनी बार आया है। तो हम भारत के लोग, भारत को, यानी संपूर्ण प्रस्तावना में भारत शब्द जो है, जो भारत वर्ड है, इसका 2 बार उपयोग किया गया है। हम भारत के लोग, भारत को, यहाँ पर स्टूडेंट्स जैसे हम भारत के लोग यानी कि हमारी जो हमारा शासन है, जो हमारी जनशक्ति है, वो किस में है? भारत के लोगों में। तो भारत में भारत के लोग सर्वोपरि हैं, सर्वोच्च हैं, सारी शक्तियाँ भारत के लोगों में निहित है। इसीलिए कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी कि पूरी तरह से हम इसको स्वतंत्र बनाना चाहते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी कि आंतरिक और बाह्य दोनों ही रूप से हम इसको स्वतंत्र बनाना चाहते हैं। उसके आगे हैं समाजवाद, पंथनिरपेक्ष। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि समाजवाद, पंथनिरपेक्ष तथा अखंडता, ये 3 वर्ड हमें दिखाई दे रहे हैं, 3 शब्द हमें दिखाई दे रहे हैं। तो समाजवाद, पंथनिरपेक्षता तथा अखंडता, ये तीनों ही जो थे ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे, लेकिन कुछ संशोधन के द्वारा, यानी कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1973 में इसको जोड़ा गया है। समाजवाद, पंथनिरपेक्ष तथा अखंडता, यानी हमारी संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें कुछ संशोधन हुआ है और उस संशोधन से 3 वर्ड जो हैं, 3 शब्द जो हैं वो जोड़े गए हैं, जो आपके सामने हैं, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष तथा अखंडता। स्टूडेंट्स, कई बार ऐसा होता है कि पीछे के जैसे हम पेपर्स का एनालिसिस करते हैं, पेपर्स हम देखते हैं, तो उन पेपर्स में हमने पाया है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उस प्रस्तावना में कौन से शब्द हैं जो बाद में जोड़े गए हैं। तो समाजवाद है, पंथनिरपेक्ष है तथा अखंडता है, ये 3 वर्ड हैं जो बाद में जोड़े गए हैं। जोड़े कब गए हैं? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में और 3/1/1977 में इसको लागू किया गया था। समाजवाद जोड़ने का हमारा एक उद्देश्य था कि हमारे जो भी संसाधन हैं, जो भी हमारे पास हैं, इनका क्या है, सामूहिक उपयोग किया जाए। हमारे जो संसाधन हैं उनका सामूहिक उपयोग किया जाए। और दूसरा एक पर्पज़ था, वो पर्पज़ था कि जो हमारी आर्थिक संपत्तियां हैं उनका क्या हो, केंद्रीकरण नहीं हो, उसका विकेंद्रीकरण किया जाए। तो ये 2
हमारे उद्देश्य थे जिनके कारण कि हमें समाजवाद की ज़रूरत पड़ी हमारी प्रस्तावना में, जो पहले नहीं थी। क्योंकि समाजवाद और पंथ निरपेक्षता जैसे वर्डों के बिना क्या हो रहा था, हमारा जो प्रस्तावना थी वो थोड़ी अधूरी लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि कल्याणकारी लोक कल्याणकारी देश है और लोक कल्याणकारी देश में समाजवाद जैसे वर्ड जो हैं वो हमारी प्रस्तावना में नहीं है। आगे जो था एक अगली ओर है कि समाजवाद जो शब्द है वो एक वाद आया था, यानी न्यायालय में एक वाद आया था और उस वाद का नाम था बलसार बनाम असम राज्य। यानी बलसार बनाम असम राज्य जो है एक वाद आया था और इस वाद के तहत जो है समाजवाद शब्द को हमारे नीति निर्देशक तत्वों के आर्टिकल 39B और C में क्या करा, जोड़ा गया है इसको। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं पंथ निरपेक्षता की, कि पंथ निरपेक्षता से स्पष्ट है कि भारत जो है यहाँ पर सभी धर्मों को समान माना जाता है, ना तो किसी धर्म को विशेष महत्व दिया जाता है और ना ही किसी धर्म को जो है वो हीन बनाया जाता है। तो सभी धर्मों को अब जो है वो समान दृष्टि से देखा जाता है। आप सभी धर्मों के मानने के लिए, उसके प्रचार प्रसार करने के लिए सभी के लिए स्वतंत्र हैं। इसलिए हमारे जो प्रस्तावना है उसमें पंथ निरपेक्ष शब्द भी जोड़ा गया है। यानी कि समाजवाद, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता, ये तीनों ही शब्द जो हैं हमारी प्रस्तावना में जोड़े गए हैं। स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि समाजवाद, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता कौन से संविधान संशोधन के द्वारा, तो हमें ध्यान रखना है कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में इसको जोड़ा गया है। आगे यदि देखें हम स्टूडेंट्स कि लोकतांत्रिक गणराज्य, यानी कि समाजवाद है, पंथ निरपेक्ष है, उसके अलावा क्या है, लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो इसका सीधा सीधा अर्थ है कि यहाँ पे जनता में, जनता के द्वारा जनता का शासन है। ये तो मालूम है हमें, इब्राहिम लिंकन की एक परिभाषा। लेकिन दूसरा है कि गणराज्य है। गणराज्य ये है कि यहाँ का जो शासनाध्यक्ष है, यहाँ का जो राष्ट्राध्यक्ष है, वो राष्ट्राध्यक्ष जो है पैतृक नहीं है। यानी कि ये गणराज्य, इसका पद जो है वो पैतृक नहीं है। वो पद कैसा है, वो पद है निर्वाचित। यानी कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं, राष्ट्रपति जो हैं, उनका निर्वाचन किया जाता है, उनको वंशानुगत आधार पर चुना नहीं जाता है। चलो आगे हम चलते हैं स्टूडेंट्स। तो आगे है कि जो ये समस्त नागरिक हैं, इन नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, यानी तीन जो हैं वो न्याय मिली हुई हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अब जब ये तीन मिली हुई सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से जो है सभी को न्याय दिया गया है। आगे हम चलते हैं कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये हमारी स्वतंत्रताएं हैं। यानी कि विचार, अभिव्यक्ति की, विश्वास, धर्म और उपासना, इनकी हमें क्या स्वतंत्रता प्राप्त है। ये जब हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जब हम पढ़ेंगे तो उसका जो भाग 3 है, उस भाग 3 में हमारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं। और उस मौलिक अधिकार में जब हम पढ़ेंगे तो इनमें से हम कुछ स्वतंत्रता में पढ़ेंगे और कुछ हम धार्मिक स्वतंत्रता में पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमारी होंगी। उसके बाद है समानता। यानी समानता का मतलब होता है कि अवसर व प्रतिष्ठा की समानता, कि हम लोगों को, सभी को हमारे विकास के लिए समान अवसर दिए जाते हैं और प्रतिष्ठा की दृष्टि से भी सबको समान समझा जाता है। इसके अलावा है कि इसके समस्त नागरिक जो हैं उन नागरिकों की गरिमा, साथ में राष्ट्र की एकता, उसकी अखंडता, इसको भी बनाए रखा जाता है। आगे क्या है कि हमारी जो बंधुत्व की भावना है कि हम दोनों में, हम लोगों में, सब में क्या एक भाईचारे की भावना हो, वो भी हमेशा बनी रहती है। और हमारा 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण कर दिया गया था और इसे अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित भी कर लिया गया था। यानी 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान जो है उसको संविधान सभा द्वारा
अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित कर लिया गया था। ये तो हमारे जो मेन प्रस्तावना थी उसमें जो हमारे वर्ड्स लिखे हुए हैं, जो प्रस्तावना में जो शब्द थे उन पे हमने चर्चा कर ली है। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो काफ़ी विवाद में बने रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमारी प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग नहीं है। कुछ लोग कहते हैं, एक पक्ष कहता है कि नहीं है, जबकि दूसरा पक्ष कहता है कि नहीं, प्रस्तावना हमारे संविधान का एक भाग है। तो संविधान का भाग नहीं है, इसको मानने वाले यानी जो हमारी प्रस्तावना है ये संविधान का भाग नहीं है, इसको मानने वाले लोगों का मानना कौन है? वो लोग हैं चंद्रचूड़। पहले व्यक्ति हैं जो कि न्यायालय के न्यायाधीश रहे हैं, चंद्रचूड़ जी। उनका मानना है कि प्रस्तावना जो है वो हमारे संविधान का भाग नहीं है। उसके बाद एक वाद और आया था, बेरुवाड़ी वाद 1960 में। उसमें भी यही कहा गया कि ना तो किसी अनुच्छेद में दिया गया है, ना ही किसी भाग में जोड़ा गया है, इसलिए प्रस्तावना जो है हमारे संविधान का भाग नहीं है। तीसरा जो आगे जब हम बढ़ते हैं, आगे हम बातें करते हैं तो आता है कि नहीं, कुछ व्यक्तियों ने इसका समर्थन किया कि प्रस्तावना हमारे संविधान का भाग ही नहीं बल्कि क्या है, मूल आधार है। तो इसका जो पक्ष लेने वाले हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं कि नहीं, प्रस्तावना संविधान का ही एक भाग है। अम्बेडकर हैं जिन्होंने कहा कि प्रस्तावना जो है वो महत्वपूर्ण है, वो हमारे संविधान का भाग ही है। इसके अलावा एक अपने वाद आया था, वो मुंबई वाद था 1994 में, और उस वाद में स्पष्ट कर दिया गया था कि प्रस्तावना संविधान का एक महत्वपूर्ण भाग है। तो प्रस्तावना को लास्ट में जो है 1994 के मुंबई वाद में स्पष्ट कर दिया गया कि प्रस्तावना जो है वो हमारे संविधान का एक महत्वपूर्ण भाग है, ऐसे नहीं कि प्रस्तावना उसका भाग नहीं है। तो स्टूडेंट्स, आज जो था हमारा प्रस्तावना का, कल भी हमने एक चर्चा की थी लेकिन उसमें कुछ चीज़ें हमारी छूट गई थी, उसी को लेकर आज हमने आगे बढ़ाई इस वीडियो को और आगे किया। आप लोग फर्स्ट से लेकर लास्ट तक इसको देखेंगे क्योंकि प्रस्तावना में खूब सारे वर्ड हैं इसमें, जो एक बार हम पुनः देख लेते हैं कि एक है कि भारत शब्द जो है हमें 2 बार देखने को मिल रहा है, 1 और 2। दूसरी बात है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी कि हम आंतरिक और बाह्य दोनों ही रूप से स्वतंत्र हैं, हम पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। मैंने बताया कि समाजवाद और पंथ निरपेक्ष दोनों को ही 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। एक वाद आया था बलसारी बनाम असम राज्य, जो किसका, समाजवाद को जोड़ने के लिए आया था। फिर पंथ निरपेक्ष में हमारे यहाँ जोड़ा गया तथा अखंडता हमारे यहाँ जोड़ा गया। उसके बाद क्या है, सामाजिक, आर्थिक और न्याय पर विचार किया गया। न्याय है हमारी ये 3 विचार, व्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की हमें स्वतंत्रता है, अवसर और प्रतिष्ठों की हमें समानता है, और सभी नागरिकों की गरिमा, राष्ट्र की एकता तथा अखंडता जो है वो हमारे यहाँ पर प्रस्तावना में प्रस्तुत की गई है। लास्ट है कि बंधुत्व की भावना, यानी कि हम सब में एक प्यार प्रेम की भावना जो है उससे राष्ट्र की एकता बढ़ती है। उसके अलावा जो है 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को क्या अंगीकृत कर लिया गया।